फांसी। हिंदुस्तान के इतिहास में एक और फांसी दर्ज होने जा रही है और फांसी पर लटकने जा रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी, देश का वो गुनहगार जिसने रची थी मुंबई में बारूद बिछाने की साजिश। वो है याकूब मेमन, 12 मार्च 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी। 22 साल पहले को वो 12 सीरियल धमाके, जिसमें याकूब ने हथियारों से लेकर बम प्लांट करने तक, देश को दहलाने से लेकर आरोपियों को भगाने तक की साजिश रची। लेकिन अब उसकी मौत का दिन भी मुकर्रर हो चुका है। 30 जुलाई 2015 को उसे फांसी पर लटकाना है। जुलाई 2015 फांसी की तारीख मुकर्रर। याकूब मेमन को फांसी। जी हां, हिंदुस्तान में एक और फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 1993 मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को 30 जुलाई की सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब संयोग भी देखिए, जिस तारीख में याकूब मेमन ने इस धरती पर जन्म लिया, अदालत ने उसी दिन मौत की तारीख मुकर्रर कर दी है। टाडा कोर्ट ने 257 लोगों के हत्यारे के खिलाफ मौत का वारंट जारी कर दिया है और इसी के साथ याकूब मेमन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मास्टर प्लान बनाया था, बल्कि धमाकों को अंजाम देने में भी उसका हाथ था। आज हम आपको याकूब मेमन की एक एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे। 1993 के मुंबई धमाकों में कैसे याकूब मेमन दाऊद का साथ दे रहा था और मुंबई में चप्पे चप्पे पर बारूद बिछा रहा था। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक याकूब मेमन की पूरी कहानी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ये भी बताएंगे कि याकूब मेमन को हिंदुस्तान की कौन सी जेल में फांसी दी जानी है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं, याकूब मेमन का डेथ वारंट जारी होते ही बचाव पक्ष के माजिद मेमन क्या कह रहे हैं और मुंबई में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीति करने वाले अबू आजमी कौन सा विवादित बयान दे रहे हैं। साल 1993 के मुंबई धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। इस केस में 27 जुलाई 2007 को टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में याकूब की दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। मई 2015 में याकूब की ओर से क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई, जिसका फैसला अभी नहीं आया है। अब अगर क्यूरेटिव याचिका खारिज होती है तो 30 जुलाई की तारीख याकूब की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देखिए, मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। ये सुपरवाइज कर रहा था, फाइनेंशियल एड देख रहा था, उसके खुद के फैमिली के उनके मकान में एक्सप्लोजिव स्टोर थे और हुसैनी बिल्डिंग में आखिरी वो जो व्हीकल्स यूज की है उसमें ये बम भरे गए, एक्सप्लोजिव भरा गया, टाइमर लगाए गए और वहाँ से वो रवाना की गई, लोगों को वेपन डिस्ट्रीब्यूट की गई। ऐसे कई मामलों में उसका हाथ था। याकूब मेमन फिलहाल नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। अगर तय तारीख पर याकूब को फांसी लगाई जाती है तो फांसी की जगह भी नागपुर सेंट्रल जेल ही होगी। याकूब को फांसी का मतलब साफ है कि देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नासिक से अमृता शेडगे और विद्या के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। वो याकूब मेमन ही था जिसने धमाकों के लिए ट्रेनिंग के लिए डी कंपनी के गुर्गों को पाकिस्तान भेजा। वो याकूब मेमन ही था मुंबई के लिए बारूद का पूरा इंतजाम जिसने किया। बेगुनाहों के खून से लथपथ मुंबई हो गई और याकूब मेमन पाकिस्तान फरार हो गया। लेकिन जब दबोचा गया तो हिंदुस्तान के कानून ने उसके लिए सबसे बड़ी सजा यानी फांसी मुकर्रर की। यह फांसी संदेश है देश के उन गद्दारों के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर लहू बहाया।
अब इंतजार दाऊद का भी है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई धमाकों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। टाइगर मेमन दाऊद इब्राहिम का सिपह सालार और मुंबई धमाकों का दूसरा मास्टरमाइंड। याकूब मेमन टाइगर मेमन का भाई और बम धमाकों का सबसे बड़ा प्लांटर। मुंबई धमाके को 22 लंबे साल गुजरने के बावजूद इनमें दो तो अब भी हिंदुस्तानी सरहद और हिंदुस्तान के कानून से मीलों दूर है, लेकिन तीसरा और इस हमले का सबसे बड़ा प्लांटर अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। रहम की अर्जी के लिए राष्ट्रपति के चौखट से खाली हाथ लौटने के बाद अब याकूब मेमन की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसे 30 जुलाई को फांसी दी जानी है। 22 साल क्यों लगे, ये पहला सवाल उठता है मन में, और संतुष्टि तो नहीं है। एक याकूब मेमन को खाली फांसी देके क्या फायदा? उसमें अगर इतने 13 बम ब्लास्ट हुए तो उनमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो एक से तो कोई मतलब नहीं निकलता है। दर्द कैसा खत्म हो सकता है? इसके ऊपर और भी कोई सोच सकते हैं ये बारे में करने का, क्योंकि अगर इतना साल लगता है तो कोई भी अगर वो टाइप का आदमी इजीली काम कर सकता है ये। लेकिन मुंबई धमाकों के दिन से लेकर आज के दिन तक इस मामले में गुनाह, तफ्तीश, सबूत, गवाह और सजा की एक लंबी कहानी है। धमाकों में मेमन परिवार के शामिल होने की बात सामने आने के साथ ही पुलिस ने इस परिवार के दूसरे लोगों के साथ साथ याकूब की भी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उन दिनों वो पाकिस्तान में था, मगर बाद में उसे नेपाल से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद याकूब के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा चला, उसके खिलाफ जैसे जैसे सबूत पुलिस के हाथ लगे, वो उसके ताबूत में लगने वाला एक एक कील साबित हुआ। हालांकि याकूब ने अपने एक इंटरव्यू में मुंबई धमाकों के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ बताया। Who was the brain behind? Brain was Pakistan government. ISI, what they call. And what did they do? They supplied arms, explosives. Who told you Tawfiq Jaliawala told me this. that the Pakistan Yes, that he ISI used to boast then. I have done a very good job. That this way we had planned everything, and we dictated. What did he say? What did Tawfiq Jalianwala say to you? Tawfiq Jaliawala told About me. the bomb blast? Yes, about the bomb blast. IPC 120B सजाए मौत। मुंबई बम धमाकों में याकूब मेमन को आपराधिक साजिश रचने का गुनहगार पाया गया और यही वो धारा थी जिसकी बदौलत उससे अदालत ने सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई। दरअसल इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान तो गई ही थी, लेकिन मेमन उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इतने बेगुनाहों के कत्ल की न सिर्फ साजिश रची बल्कि उसे अंजाम भी दिया। टाडा सेक्शन 3 ताउम्र कैद। मेमन ने ही ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स के जरिए उन मुजरिमों के लिए असलहे खरीदे और हवाई टिकट बुक करवाए जिन्हें धमाकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया। इतना ही नहीं, उसी ने इन गुनहगारों के पाकिस्तान में रहने और ठहरने का इंतजाम भी किया और वो गाड़ियां भी खरीदी जिनमें मुंबई में अलग अलग जगहों पर बम प्लांट किए गए और इस गुनाह में उसे उम्र कैद की सजा मिली। वो इसका खुलासा टाइगर मेमन के नाम के साथ करता है। Do you know Javed Chikna? I've heard his name. He's also in Pakistan. And Izaz Pathan? Ijaz Pathan is also in Pakistan. Did they go with you? No, You met them there? no, I haven't met them. I had just information about their whereabouts, and What information? How did you get it? I got from this Tiger's driver. टाडा सेक्शन 5 और 6 14 साल की कैद बामुशक्कत। याकूब को असलहे और बारूद का इंतजाम करने और उन्हें दूसरे गुनहगारों तक पहुंचाने के मामले में भी गुनहगार पाया गया और इस गुनाह में उसे 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। एक्सप्लोसिव एक्ट सेक्शन 3, 4 और 6 10 साल की कैद बामुशक्कत। धमाकों के लिए गोला बारूद जमा करने के जुर्म में याकूब पर एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा चला और इसमें उसे 10 साल की कैद की सजा हुई, क्योंकि ये याकूब ही था जिसने दूसरे मुजरिमों को बारूद से भरे सूटकेस, असलहे, हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर जैसी चीजें सौंपी थी। हालांकि इतने गुनाहों में मुजरिम करार दिए जाने के साथ ही याकूब डिप्रेशन का मरीज भी हो गया, जिसकी बिना पर उसके वकीलों ने उसके लिए रहम की भीख भी मांगी, लेकिन कानून ने उसकी ऐसी हर फरियाद अनसुनी कर दी। आज तक ब्यूरो।
सोचिए जरा, एक पढ़ा लिखा आदमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैवान बन गया। हिंदुस्तान में अपनी तरीके का पहला आतंकी हमला था, ऐसा हमला जिसने देश के सीने में कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। ऐसे किसी भी मामले की तफ्तीश करने का मुंबई पुलिस का यह पहला तजुर्बा था। एक स्कूटर ने 1993 मुंबई बम धमाकों के सारे सुराग खोल दिए। मुंबई को लहलुहान करने वाले ऐसे भयानक हमले से देश पहली बार दो चार हुआ था। यहां तक कि दिल्ली को भी इस वारदात के बाद हरकत में आना पड़ा और फौरन तफ्तीश के लिए 3 टीमें बनाई गई। एक टीम तब के डीसीपी राकेश मारिया की, दूसरी टीम दूसरे तत्कालीन डीसीपी अरूप पटनायक की और तीसरी खुद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एएस सामरा की। इस सीरियल धमाके के 48 घंटे बीत चुके थे। तभी दोपहर 1:30 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दादर इलाके में एक लावारिस स्कूटर की खबर मिलती है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि स्कूटर के अंदर करीब 15 किलो आरडीएक्स छुपा है, जो इत्तेफाक से फट नहीं सका। लेकिन अभी पुलिस स्कूटर की पड़ताल ही कर रही होती है कि पुलिस के पास वर्ली इलाके में एक लावारिस मारुति वैन मिलने की खबर आती है और इस वैन में भारी तादाद में हैंड ग्रेनेड, बारूद और AK-47 राइफलें मिलती हैं। जल्द ही कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है कि मारुति वैन मुंबई के माहिम इलाके के दरगाह रोड पर अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली किसी रुबीना सुलेमान मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड है। असल में यही मेमन परिवार के खिलाफ पुलिस को मिला पहला सुराग था। दरअसल रुबीना मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमन के बड़े भाई सुलेमान की पत्नी थी। सुराग की तलाश में पुलिस की टीम फौरन रुबीना के घर पहुंचती है, पर घर पर ताला पड़ा था। पूछताछ करने पर पता चलता है कि पूरा मेमन परिवार 12 मार्च यानी धमाके के रोज ही सुबह की फ्लाइट से दुबई चला गया। ये खबर पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। ठीक धमाके वाले दिन पूरे परिवार का एक साथ इस तरह देश छोड़ना शक पैदा कर रहा था। लेकिन यहीं से धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ी और धीरे धीरे सारे चेहरे बेनकाब हो गए। आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।